हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों बताइए कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, कैसा क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही चल रही होगी, मजे कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे। और अच्छे से पढ़ना है, मजे करने हैं बस, और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी भड़क तो बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो ड्राइवर का बैच चल रहा है, ठीक है, हमारी 9 क्लास हो चुकी थी, आज 10वीं क्लास है। तो क्लास है हमारी क्लास नंबर 10। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था धारा 65 तक कल। ठीक है, धारा 66 की हमने हेडिंग डाल ली थी। तो मैं सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना दोस्तों, जो टेलीग्राम लिंक ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई सभी जाके उसको क्या करें, उसमें ज्वाइन हो जाए। जो ड्राइवर के लिए जो सीरियस तैयारी करना चाहते हैं वो ही ज्वाइन हो, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है। और आपको एक ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, कंपटीशन मटेरियल ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो उसको भी जाके आप क्या करो, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो अपने उसमें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे उसपे आपको कुछ चीजें मिलने वाली है। उसको आपको प्रैक्टिस सेट हो सकता है, उसपे आगे क्लास भी लगनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसको डाउनलोड जरूर कर ले भाई। ठीक है। और बाकी बताओ तैयारी में मजा आ रहा है या नहीं। मजा आ रहा है तो ही कंटिन्यू रखे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मजा आना चाहिए भाई, बिल्कुल स्वाद आने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अध्याय 5 में क्या दिया गया है, परिवहन यानों का नियंत्रण। जो परिवहन यानों का नियंत्रण। परिवहन यान कौन से दोस्तों, परिवहन यान जो दोस्तों, जो क्या माल ढुलाई के लिए या सवारी ढुलाई के लिए, जो कमर्शियल यूज के लिए जो आपके जो वाहन होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं, परिवहन यान कहते हैं। तो उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ धाराएं बनाई गई है। तो उन्हीं धाराओं को हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो हम सबसे पहले धारा 66 का हमने हेडिंग डाल ली थी, हम धारा 66 पढ़ते हैं। धारा 66 में क्या दिया गया है दोस्तों, वही पढ़ेंगे हम। इसमें बताया गया परमिटों की आवश्यकता। क्या बताया गया दोस्तों, परमिटों की आवश्यकता। परमिटों की आवश्यकता इसमें बताया गया भाई, देखो किसी भी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान में, किसी भी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान में उस वाहन या परिवहन के रूप में उपयोग, चाहे उस यान से वास्तव में यात्री या माल का वहन किया जा रहा हो, उस परमिट की शर्तों के अनुसार ही करेगा या करने की आज्ञा देगा, जो उस रीति से जिससे उस यान का उपयोग किया जा रहा है, उस यान का उपयोग प्राधिकृत या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा दिया गया, प्रस्तावित किया गया। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप परिवहन यान चलाओगे तो आपको क्या है कि भाई परमिट की आवश्यकता होगी, आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है। जो भी वहां पे प्राधिकारी है, जो भी वहां पे उस राज्य का राज्य प्राधिकरण है। ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि वहां पे जो राज्य है उसका प्राधिकरण, समझ गए ना, स्टेट अथॉरिटी, जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपको क्या करेगी दोस्तों, परमिशन देती है, परमिट देती है आपको। क्या करती है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपको क्या करती है, परमिट देती है। तो जो भी परिवहन यान चलाएंगे उनको परमिट की आवश्यकता होगी, और वो कौन देगी दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। तो दोस्तों आपका जो परमिट है, आपके पास परमिट होना चाहिए, वो हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए। मतलब उसके क्या है कि वो एक वैलिड होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने ऑनलाइन बनवा लिया, मतलब वैसे कटवा लिया, वो नहीं। क्या है कि आपके पास ओरिजिनल परमिट होना चाहिए भाई। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो आपको क्या करेगी, वो जो है वो परमिट इशू करेगी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है ना। तो वो है ना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा या किसी विहित अधिकारी के द्वारा या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा, विहित प्राधिकारी के द्वारा आपका वो साइन किया हुआ होना चाहिए परमिट।
अगर आप अपने यान को परिवहन के रूप में चलाते हो, परिवहन यानों का के रूप में चलाते हो, तो दोस्तों आपके पास परमिट होना आवश्यक है। वो कौन देगा दोस्तों? क्या तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देगी या विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर उस पे, साइन वगैरह उस पे किए हुए होने चाहिए। समझ गए? यही इसमें बताया गया है धारा 66 में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसको मतलब यही है कि भाई इसमें आवश्यकता है, बिना परमिट आप इन यानों को नहीं चलाओगे। सीधी सीधी कहने की बात यह है। ठीक है, यही बताया गया है धारा 66 में कि भाई आप यान चलाओगे, परिवहन यान चलाओगे तो आपके पास परमिट होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी में दोस्तों एक धारा 66 में ही पॉइंट 3 दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। धारा 66 में जो 3 नंबर का पॉइंट है वो क्या दिया गया है दोस्तों? उसमें बताया गया कि परमिट की आवश्यकता नहीं होती। कुछ वाहन ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ वाहन ऐसे होते हैं जिनको परमिट की आवश्यकता नहीं होती। जिन वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं होती, जिन वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है मेरे भाई। देखो पता है क्या होता है, ये तो है नहीं कि भाई सारे वाहन ही परमिट से चलेंगे, समझ गए ना। तो कुछ वाहन ऐसे हैं दोस्तों जो इमरजेंसी सर्विस के लिए यूज होते हैं, तो उनको परमिट की आवश्यकता नहीं होती मेरे लाडले भाइयों। ठीक है, तो मैं कुछ वाहन आपको बता देता हूं, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल। क्या? जैसे गवर्नमेंट व्हीकल। ठीक है, गवर्नमेंट व्हीकल जो सरकारी वाहन, जैसे दोस्तों गवर्नमेंट व्हीकल है, जो सरकारी व्हीकल है, उनको क्या है कि परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? सरकारी वाहन भी कैसे दोस्तों? सरकारी वाहन जो एक सरकार के कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाए। समझ गए ना? जो जैसे पुलिस की वैन होती है दोस्तों, एम्बुलेंस होती है, समझ गए? एम्बुलेंस को भी नहीं कहेंगे, जैसे पुलिस के वैन होती है, आर्मी के टैंक होते हैं, समझ गए ना। तो जो सरकारी काम के अंदर आते हैं दोस्तों, उनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई वाहन कमर्शियल यूज के लिए आता है, इसी के अंदर बता देता हूं दोस्तों, अगर कोई वाहन कमर्शियल यूज के लिए आता है, अगर कोई वाहन कमर्शियल यूज के लिए होगा तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता होगी, उसको परमिट लेने की आवश्यकता होगी दोस्तों। जैसे हमारी बस वगैरह चलती है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस वगैरह चलती है या सेंटर की जो बस वगैरह चलती है, तो उनको क्या होगा? उनको परमिट लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, जो सरकारी बस जो चलती है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलती है, जो हरियाणा रोडवेज चलती है, जो राजस्थान रोडवेज चलती है, क्या उनको परमिट लेने की आवश्यकता है? तो हाँ है, उसको परमिट लेने की आवश्यकता। ठीक है ना, ये बात कान खोल के सुन दो। अगला पॉइंट आता है दोस्तों रोड क्लीनर्स। ये बहुत सारे हैं दोस्तों रोड क्लीनर्स। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने गांव में तो इतना आमतौर पर नहीं होता, लेकिन शहरों में जैसे दिल्ली में भी क्या है कि रात को एक ट्रक होता है, वो झाड़ू सी लगी रहती है नीचे, क्या उसको साफ सफाई करने वाले आते हैं। कहने का मतलब जो रोड की साफ सफाई करते हैं, समझ गए ना। तो उनको भी परमिट की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि वो सरकारी वाहन के अंदर ही आ जाते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर या आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कोई कमर्शियल यूज नहीं है, उसको वो आपको सेवा देने के लिए उसको काम में ले रहे हैं, समझ गए ना। वो आपको सेवा देने के लिए काम में ले रहे हैं, तो उसको क्या है कि उसकी परमिट की आवश्यकता नहीं है। अब थर्ड पॉइंट आता है फायर ब्रिगेड। क्या आता है दोस्तों? फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड को भी भाई इसकी आवश्यकता नहीं है, समझ गए। अगला पॉइंट आता है दोस्तों एम्बुलेंस। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने तीनों पॉइंट लिख लिए होंगे। अगला पॉइंट आता है, क्या आता है दोस्तों? अगला आता है फायर ब्रिगेड, लिख लिया ना। एम्बुलेंस क्या आता है दोस्तों? एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस भी कौन सी एम्बुलेंस दोस्तों? जो शवों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, शवों को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ले जाने वाला। देख, जैसे भाई मर जाता है कोई हॉस्पिटल में, कोई एक्सपायर हो जाता, तो क्या उसको भर के उसके घर तक तो लेके जाएंगे ना भाई। तो उसमें क्या है, शव भी होगा, उसके घर वाले भी बैठे रहेंगे, तो उस प्रकार की एम्बुलेंस के लिए भी भाई परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप वैसी जो एम्बुलेंस है उनके लिए परमिट बिल्कुल लेना पड़ता है। ऐसा कोई माल या जिसका स्कल भार 300 केजी से कम है, समझ गए ना। अगर किसी का क्या है कि देखिए दोस्तों, जिसका वेट
3000 केजी से कम है, मतलब 30 क्विंटल से कम है, उसको भी इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। व्हीकल फॉर इमरजेंसी यूज, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जो इमरजेंसी के लिए जो व्हीकल यूज किए जाते हैं, इमरजेंसी यूज के लिए जो व्हीकल यूज किए जाते हैं, जैसे इमरजेंसी यूज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पे दोस्तों बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, या और ऐसी कोई त्रासदी हो जाती है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो दोस्तों उन जो मतलब क्या है कि उस समय जो व्हीकल यूज किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, समझ गए ना, तो उनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो सरकारी वाहन ही हो, प्राइवेट वाहन भी होगा, कोई बस भी लगाएगा, जैसे कोरोना के टाइम पे भी लगा दी थी बस, जो मुंबई से चल के यूपी में आई थी, बिहार में आई थी, तो उनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि वो क्या है कि एक देश सेवा के लिए कार्य कर रही है, एक इमरजेंसी यूज में वो बस आ रही है, तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है उस वक्त। ऐसा तो नहीं मैं पहले परमिट ले जाएंगे फिर ही हम बस ले जाएंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास इमरजेंसी यूज के लिए, तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लिख लो अब इसको। और इसी के अंदर धारा 66A आती है दोस्तों। 66A जो बाद में जोड़ी गई है, उसमें क्या बताया गया दोस्तों, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के बारे में इसके अंदर बताया गया है, लिख लेना, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है। ठीक है, ये थी हमारी धारा 66। अब हम चलेंगे अगली धारा की तरफ। नोट्स बना लेना मित्रों, नोट्स बना लेना। ठीक है, अगली धारा की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अब धारा 67 सेक्शन 67, धारा 67 में क्या बताया गया दोस्तों, धारा 67 में बताएगा राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति। राज्य सरकार की सड़क परिवहन नियंत्रण करने की शक्ति। तो आपको भी पता है दोस्तों, आपने ये पढ़ा भी है कि जो रोड वगैरह होते हैं वो किसके अधीन आती है, आपने जीएस में पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, रोड वगैरह होते हैं वो किसके अधीन आते हैं, वो किसके अधीन आते हैं दोस्तों, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। तो वही बात की कि भाई राज्य सरकार की सड़क परिवहन नियंत्रण करने की शक्ति क्या है, कि जो सड़क में जो परिवहन चल रहे हैं उनको नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों, जो राज्य सरकार के पास। तो वो किस प्रकार से, देखो दोस्तों वो किसके लिए, भाई देखो सड़क परिवहन सरकार तो चाहेगी कि भाई जो हमारे उसमें क्या है कि हमारे स्टेट में वाहन आए, व्हीकल आए, ठीक है, जिससे भाई हमारे स्टेट में आवागमन ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, तो उसकी प्रगति होगी उस स्टेट की, है ना। तो वही नियंत्रण करने के लिए उसको अच्छाई करने की सोचेगी। तो मोटर परिवहन के विकास से जनता, व्यापार और उद्योग के होने वाले फायदे, ठीक है ना, वही चीज देखेगी। विकास, जनता और व्यापार, ठीक है, विकास, जनता और व्यापार। तो दोस्तों जैसे इस प्रकार से होने वाले फायदे कि भाई होने, ठीक है, कि भाई हम क्या करेंगे, मतलब हम सही रखेंगे हमारी चीजों को, हम ट्रांसपोर्ट को सही तरीके से मैनेज करेंगे, अच्छी सड़कें रखेंगे, अच्छा ट्रांसपोर्ट मैनेज करेंगे, तो विकास होगा, लोग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा। समझ गए ना, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। सड़क और रेल परिवहन में समन्वय करने की क्या है कि देखिए, जैसे सड़क रेल का क्या की टाइमिंग वगैरह, सड़क और रेल कि भाई ऐसे मतलब जो भी परिवहन इस समय आए कि रेल की सवारी वगैरह लेके चले जाएं, आपस में उनका कॉम्बिनेशन बिठाना भी एक जरूरी है ना। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए समझ जाओ, सड़क प्रणाली का क्षय होने रोकने की, मतलब अगर कोई सड़क टूटती है, उसको बनाने की, उसको कोई तोड़ रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की, ठीक है, तो उस चीज को भी सरकार क्या, राज्य सरकार रोकती है। इस प्रकार सड़क परिवहन राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा और इस प्रकार का कानून बना सकती है बेहतर सुविधा के लिए।
तो दोस्तों राज्य सरकार के अधीन होगा ये सारी चीजें। तो क्या है कि राज्य सरकार एक बेहतर प्रोजेक्ट के लिए क्या है कि इसके ऊपर और भी नए कानून बना सकती है। समझ गए होंगे ना। बाकी यहाँ से हेडिंग से समझ जाते हो, सारे होशियार बच्चे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे से तो सारे होशियार हो, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो सारे भाई पढ़ाई के टच में हो, हमने तो छोटे हुए कितनी साल हो गई। अगली धारा आती है दोस्तों धारा 68। क्या आती है दोस्तों? अगली धारा आती है धारा 68। धारा 68 में क्या बताएगा दोस्तों? उसमें बताएगा परिवहन प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, परिवहन प्राधिकरण, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, इसमें बताया गया राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगी। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में एक सूचना जारी करेगी। क्या करेगी दोस्तों? राज्य सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, यार ये पेन है ना गणा भाई सब हो गया, इसमें साइज छूटने लगी, फिर भी थोड़ा लिख दूं मैं। राज्य सरकार, लिख लेना ये, राज्य सरकार भाई जो राज्य सरकार है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक है राज्य परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी। ठीक है दोस्तों। इसमें बताया कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो क्या करेगी? राज्य सरकार एक टीम गठित करेगी। ठीक है, क्या है कि जैसे कि कौन सी मैं आपको बता देता हूं लिख के। जैसे कि एक होती है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, क्या है कि राज्य सरकार अथॉरिटी बनाएगी, समझ गए ना। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, राज्य परिवहन प्राधिकरण, भाई मेरे को भी नहीं आती थी, मैं भी लिख लिख के सीख गया। ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। आप देखिए दोस्तों क्या करेगी राज्य सरकार, एक ये गठित करेगी, परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी। उसमें क्या होगा? स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण। ठीक है, रीजनल क्या बनेगी? एक तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एक बनेगी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है दोस्तों उसमें होंगे 4 सदस्य और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है दोस्तों उसमें होंगे 2 सदस्य। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? ये गठित किया जाएगा धारा 68 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगली धारा पे, धारा 69। किस पे चलेंगे दोस्तों? धारा 69 पे हम चलते हैं। धारा 69, धारा 69 में परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध, परमिटों के लिए आवेदनों के लिए साधारण उपबंध। इसमें बताया गया है दोस्तों जो परमिट के लिए आवेदन करेंगे दोस्तों उसके लिए कुछ उपबंध दिए गए हैं। क्या? परमिटों के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों का उपयोग में लाना प्रस्तावित है। मतलब दोस्तों आपने अगर आपको परमिट चाहिए तो आप उसके लिए अप्लाई कहां करोगे? आपको अप्लाई यहां करना है दोस्तों। आपको अप्लाई कहां करना है? उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में करना है दोस्तों। उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में करना है मेरे भाइयों। कौन सी में करोगे बताओ जल्दी से? उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में करना है जहां पर आपका परिवहन यान
परिवहन यान चलेगा, काम करेगा, कार्य करेगा, समझ गए ना, कार्य करेगा, समझ गए। उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में करना है जहां पे आपका कार्य करेगा, जहां उपयोग में लाया जाएगा, जहां आपका परिवहन यान जहां उपयोग में लाया जाएगा, जहां उपयोग में लाया जाएगा, वहां पे आपको क्या करना है मेरे मित्रों, वहां पे आपको परमिट के लिए आवेदन के लिए अप्लाई करना है। परंतु यह हो रहा है कि यदि यान का उपयोग 2 से 2 अधिक राज्य में होता है तो उसको आवेदन वहां होगा जहां उसका कारोबार हो। पहला पॉइंट लिख लिया। अब अगला पॉइंट मैं बता देता हूं। पहला तो ये लिखा है कि भाई उसका प्रयोग वहां पे होगा जहां पे उसका उपयोग होगा, ठीक है, वहां के लिए आवेदन करोगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जब आपका परिवहन यान, जब आपका परिवहन यान दो या दो से अधिक राज्यों में चलता है, राज्यों में कार्य करता है, राज्यों में आवागमन करता है, तो उस संदर्भ में क्या होगा दोस्तों, उस संदर्भ में आपको कहां अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है दोस्तों, आपको अप्लाई करना है वहां पर जहां पर आप निवास करते हैं, या आप कारोबार जहां पर आप निवास करते हैं या आप कारोबार करते हैं, तो वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, जब आपका परिवहन 2 या 2 से अधिक राज्यों में आवागमन करेगा तो उसके संदर्भ में आपको कहां अप्लाई करना पड़ेगा, उसके संदर्भ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पर जहां पर आप कारोबार करते हैं, आप जहां पर आप निवास करते हैं। एक बार मेरे को 70 धारा 70 में क्या बताया दोस्तों, मंजिला गाड़ी परमिट के लिए आवेदन, मंजिला गाड़ी परमिट के लिए आवेदन। दोस्तों मैं क्लास थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाऊंगा, ये आपको थोड़ी, ठीक है। तो मंजिला गाड़ी जो परमिट के लिए आवेदन कर सकेगी, मंजिला गाड़ी क्या होती है, जो कम से कम 6 सवारी, समझ गए ना, ड्राइवर को छोड़ के, उसको हम कहेंगे मंजिला गाड़ी। वो है क्या, परमिट के लिए वो आवेदन कर पाएगी, ठीक है। तो वो क्या क्या वो करेगी दोस्तों, क्या क्या उसको बताना पड़ेगा, उसको देखिए दोस्तों क्या क्या बताना पड़ेगा भाई, उसको वो वह मार्ग बताना पड़ेगा, वह मार्ग उसको बताना पड़ेगा, वह मार्ग जिसपे उसका रूट चलता है, जिसपे उसका रूट चलता है, वह मार्ग उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे गाड़ी बिहाड़ी से लेकर रोहतक तक जाती है, रोहतक से लेकर जींद तक जाती है, तो वो रूट बताना पड़ेगा कि भाई गाड़ी कहां से कहां तक जाती है। प्रत्येक यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह, उस और क्या बताएगा, यान कौन सा यान है, यान की किस्म और बैठने की जगह, किस्म और बैठने की जगह, कि भाई कितनी बैठने की जगह, कैसी जगह है, और उसकी यान की किस्म कैसी है, और ट्रिप कितने ट्रिपें होंगी दोस्तों, ठीक है, ट्रिपें कितनी होंगी, ट्रिपों की समय सारणी। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, मंजिला गाड़ी अगर कोई चलाएगा तो उसमें क्या बताएगा, उसमें बताएगा कि भाई मेरा रूट ये है, मैं इस रूट से लेके इस रूट तक गाड़ी चलाऊंगा, यान की किस्म कैसी है, बैठने की कैसी है, ट्रिप कितनी मारूंगा दिन में, और ट्रिपों का टाइम क्या होगा, कितने बजे कौन से स्टैंड पे पहुंचेगी, ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेगी। उसके बाद में ये क्या होगा, उसको परमिट मिल पाएगा, ठीक है। अब अगली धारा की तरफ चलते हैं, धारा 71। ठीक है, धारा 71 में आते हैं दोस्तों हम। धारा 71 में क्या बताया गया है, इसमें बताया मंजिला गाड़ी परमिट के लिए
परमिट के लिए आवेदन पर विचार, जब वो आवेदन करेगी तो दोस्तों आवेदन पर विचार करने में प्रादेशिक प्राधिकरण की प्रक्रिया, भाई देखो दोस्तों, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपने आवेदन के लिए अप्लाई किया तो क्या है कि अथॉरिटी आपकी जांच करेगी। उस जांच में क्या देखेगी कि भाई आपके परमिट क्यों दिया जाए, आपको परमिट क्यों दिया जाए या परमिट आपका रिजेक्ट क्यों किया जाए, ठीक है ना। ये सब क्या करेगी, आपकी अथॉरिटी है वो आपको देखेगी, ठीक है। क्या देखेगी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजिला गाड़ी परमिट के आवेदन पर विचार करते हुए उस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखेगी। जो भाई इस अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या है कि भाई जो आपकी समय सारणी है ना, जो आपकी समय सारणी है, जो आपने रूट का टाइम बताया वो ऐसी तो नहीं है, वो ऐसी तो नहीं है जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा हो, इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है। इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि आपकी समय सारणी ऐसी, आपने 10:15 पे पहुंचाई भिवानी, आपने 10:45 पे पहुंचा दी जिंद, इतना टाइम आधे घंटे में आपने वहां पे घुसा दी, तो क्या मतलब इतने यहां से यहां तक पहुंचाने में आपकी स्पीड गति तेज थी, उस गति से आपका इस अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन हो सकता है। यही चीज देखेगी समय सारणी में। और आरक्षित सीटों का होना भी अनिवार्य है, आरक्षित सीटों का होना भी अनिवार्य है, आरक्षित सीटों का होना अनिवार्य है, आरक्षित सीटों का होना अनिवार्य है, ठीक है। ये सब चीजें उसमें देखेगी, परिवहन अथॉरिटी है वो देखेगी कि भी आपने इन सब चीजों का किया है क्या, उस पर विचार करेगी, ठीक है दोस्तों। अगली धारा की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली धारा आती है दोस्तों धारा 72, मंजिला गाड़ी परमिटों का दिया जाना। धारा 72, इसमें क्या है कि धारा 72 में बताया गया कि मंजिला गाड़ी के परमिटों को दिया जाना, मंजिला गाड़ी के परमिटों को दिया जाना। अगर आपने सारी चीजें पालन कर ली है, आपने समय सारणी भी आपकी अच्छी है, आपने बैठने की व्यवस्था भी कर रखी है, अपना रूट भी बता दिया, सारी चीजें होने के बाद में अथॉरिटी को यह लगता है कि अब इसको परमिट दे दिया जाना चाहिए, तो वो धारा 72 के तहत आपको परमिट दे दिया जाएगा, ठीक है। अगली धारा आती है दोस्तों धारा 73, धारा 73 आती है अगली। उसमें क्या बताया, ठेका गाड़ी, जो ठेका गाड़ी है, ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन, ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन क्या है कि जो ठेका गाड़ी है वो परमिट के लिए आवेदन कर सकती है। वह क्या यान की किस्म और उसमें बैठने के स्थान को बताइए, वह क्षेत्र जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, कोई अन्य विशिष्टता जो विहित की जाए, ठीक है। ये बताया गया धारा 73 में। धारा 74 में बताया गया ठेका गाड़ी परमिट का दिया जाना। धारा 74 में क्या है कि ठेका गाड़ी परमिट को दिया जाएगा, और धारा 72 में क्या मंजिला गाड़ी के परमिट को दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम दोस्तों अगली धारा पे, मोटर टैक्सी को किराए पर देने के लिए स्कीम। धारा 75, धारा 75, मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम, मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम, ठीक है। मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम के बारे में बताया गया है दोस्तों। जैसे कि भाई देखो, आपकी टैक्सियां वगैरह होती है, ओला होती है, यूबर होती है, कैब वगैरह होती है, ऑटो होते हैं, क्या कि खुद नहीं चलाते तो वो दूसरों को दे देते हैं चलाने के लिए। उसके लिए क्या कि सरकार है वो स्कीम बनाएगी। उस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें देखती है, उस स्कीम के अंदर ये देखती है भाई उस अगले के पास में लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है, कौन सा लाइसेंस है उसके पास, ये सब चीजें उसमें
दिया जाएगा। ठीक है, यही स्कीम बनाती है इसमें। अगली धारा आती है दोस्तों, हम पढ़ते हैं धारा 77, मोटर वाहन परमिट के लिए आवेदन, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन। धारा 77 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हमने पढ़ लिया मंजिला गाड़ी के लिए, ठेका गाड़ी के लिए। अब पढ़ेंगे हम धारा 77 में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मालवाहक गाड़ी के लिए, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन। इसमें भी दोस्तों वही बताया गया कि आपको भाड़े या प्राश्रमिक के लिए, माल वहन के लिए आवेदक द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारोबार के लिए या उससे संबंध में माल वहन के मोटरयान के उपयोग के लिए परमिट के आवेदन को जहां तक हो उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप भाड़े पे चला रहे हो, कोई माल ढो रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, तो आपको क्या है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका परमिट बनेगा। वो क्या क्या जानकारी है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। वह क्षेत्र या वह मार्ग जिसमें आवेदन संबंधित है, ठीक है भाई, वह बताना पड़ेगा भाई कौन से क्षेत्र में आप आवेदन करना चाहते हो, ठीक है, और कौन सा मार्ग के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो वो चीज इसमें बतानी पड़ेगी। यान की किस्म और क्षमता, भाई कौन सी किस्म की यान है और उसकी क्षमता क्या है। उस माल का स्वरूप जिसमें ढोया जाना प्रस्ताव, भाई उस माल को बताना पड़ेगा भाई क्या किस प्रकार का माल आप इसमें ढोओगे जिसके लिए आप परमिट ले रहे हो। यान के रखने, भाई कहाँ रखोगे यान को, कहाँ मरम्मत करवाओगे, कहाँ पे आपको जो सामान लाओगे वो कहाँ खाली करोगे, कहाँ से भरोगे, वो सारी चीजें इसके लाइसेंस के लिए आपको, जो परमिट के लिए आपको बतानी पड़ती है धारा 77 में। ठीक है, और धारा 78 में क्या है दोस्तों, धारा 78 में यही है, आप 77 में तो कहोगे हमें बनवाना है, ठीक है, आवेदन करोगे। धारा 78 में क्या है कि विचार करेंगी, भाई अथॉरिटी है वो विचार करेगी अथॉरिटी। ठीक है, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना। ठीक है, लिख लेना, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना, माल वाहन परमिट के आवेदन पर विचार किया जाना, परमिट के आवेदन पर विचार किया जाना, माल वाहन परमिट के आवेदन पर, माल वाहन परमिट के आवेदन पर विचार किया जाना। ठीक है, इसमें बताया गया धारा 78 में। ठीक है दोस्तों, आज यही पढ़ेंगे। आज तो बस पूछो मत, क्लास के बीच में 75 फोन आ लिए हैं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब रही है, लेकिन आपको फिक्स मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से करना, आज थोड़ी सी जल्दी है, अगली क्लास और बेहतर लेके आएंगे इससे। ठीक है, और क्लास को बताना जरूर आपको समझ में आई या नहीं आई तो दोबारा पढ़ा देंगे एक बार। ठीक है, लेकिन समझना है, पढ़ना है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। चलो बाय।